वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया, आपका टीचर, और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में लेटेंट हीट के बारे में। आर्टिकल 11.8.1 पेज नंबर 284, 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 2 से आप ओपन कर सकते हैं। तो सेक्शन 11.8 में हमने डिस्कस किया, वी हैव लर्न दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। मैं आपको बता दूं, लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं बच्चों गुप्त ऊष्मा, क्योंकि ये वो हीट है जो सिस्टम में जा तो रही है पर सिस्टम का टेम्परेचर इस हीट की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो ये सारी की सारी हीट फेज चेंज में काम आ जाती है बच्चों, है ना, स्टेट चेंज में काम आ जाती है। सो certain amount of heat energy transferred between substance and its surroundings when it undergoes change of state. The amount of heat per unit mass, ये definition है जो आपको underline करनी है, transferred during change of state of the substance is called latent heat of the substance for the process। ठीक है, तो जो हीट जा रही है पर यूनिट मास, यानी इसको नापेंगे जूल पर किलोग्राम में, और ये हीट क्या काम करेगी, स्टेट में चेंज करने का काम करेगी किसी सब्सटेंस के लिए। प्रोसेस यानी प्रक्रम। तो वह ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन में काम आती है, प्रति एकांक द्रव्यमान अगर उसकी गणना की जाए तो उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ हीट इज एडेड टू ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बर्फ जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है, टेम्परेचर पर है, अगर उसको हम गर्म करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेस, इसका तापमान बढ़ता है कब तक, अंटिल इट रीचेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब तक कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंच जाता तब तक वो बढ़ता है। At this temperature, the addition of more heat does not increase the temperature but causes the ice to melt। अब अगर आप और गर्म कर रहे हैं इसके बाद भी, तो अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा था उस हीट को कहते हैं हम सेंसिबल हीट। और अब जो है टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल कर पानी नहीं बन जाती। तो अब जो हीट जा रही है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और चेंजेस इट्स स्टेट, अब ये इसकी अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है। वंस द एंटायर आइस मेल्ट्स, जब सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, एडिंग मोर हीट विल कॉज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू राइज। उसके बाद फिर अगर हम और भी गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। A similar situation occurs during liquid gas change of state at the boiling point। जैसे यहाँ मेल्टिंग पॉइंट पर देखने को मिला, ठीक वैसा ही हमें देखने को मिलता है बॉइलिंग पॉइंट पर। एडिंग मोर हीट टू बॉइलिंग वाटर कॉजेज वेपोराइजेशन। तो पानी जब उबल रहा है उस समय उसका तापमान, उसका टेम्परेचर फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब हाँ, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, अगर प्रेशर कम है तो फिर कम टेम्परेचर पर ही उबल जाएगा पानी, और प्रेशर अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा 100 डिग्री से ज्यादा। ये हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब उबलते हुए पानी में और हीट मिला रहे तो टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारा का सारा पानी स्टीम में यानी भाप में ना बदल जाए, विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमने लेटेंट हीट के बारे में समझा बच्चों। अब आप आ जाइए पेज नंबर 285 टू 85 पर, जहां पर आप देख रहे हैं एक टेबल बनी हुई है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की लेटेंट हीट की जानकारी हमें दी गई है। टेम्परेचर ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट्स फॉर वेरियस सब्सटेंसेस एट, ये जरूर ध्यान में रखें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है सारी वैल्यूज। प्रेशर चेंज तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेल्टिंग पॉइंट उसका नेगेटिव में है, -114, -114, और लेटेंट हीट जो है काफी कम है, 1। हालांकि हम देख रहे हैं उससे भी कम लेटेंट हीट वाले सब्सटेंस है जैसे कि ऑक्सीजन। बॉइलिंग पॉइंट उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो वो 8.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है वो मल्टीपल है इसका, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कम है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है। गोल्ड की बात करें तो 1063 पर गोल्ड मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, उबल जाएगा 2660 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना,
उबल जाएगा। आपको पता हो तो गाड़ी के इंजन में टेम्परेचर 2000 डिग्री करीब रहता है, और टंगस्टन फिलामेंट जब वो गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर भी लगभग 2000 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है गोल्ड का उससे थोड़ा सा ही ऊपर है, 2660 उबल जाएगा सोना। और यह है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0.645, जो कि कम है किससे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 15.8 इंटू 10⁵ जूल पर केजी से। तो यहां से आप रेफर कर सकते हैं। द हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, इसकी और अगर हम बात करें आगे, द हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग a change of state depends upon the heat of transformation and the mass of the substance undergoing a change of state। ये दो फैक्टर है जिन पर डिपेंड कर कि कितनी हीट चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और कितना मास सब्सटेंस का कन्वर्ट करना है हमको। तो मास पिक्चर में आ रहा है। तो अगर आपको कंपेयर करना है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए किसको ज्यादा हीट लगेगी किसको कम, तो डेफिनेटली आपको यूनिट मास पे जाना पड़ेगा। यही कारण है कि लेटेंट हीट हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट मास, यानी Q by m। Thus, if mass m of a substance undergoes a change from one state to other, then the quantity of heat required is given by Q equal to ml। यहाँ हमने दिखा दिया Q equal to m into L, और L हो गया Q by m, where L is known as latent heat and is a characteristic of the substance। तो जो कैपिटल L है जिसको हमने बोला गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, वो पदार्थ का गुण है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। ओके, इसकी एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, तो एसआई यूनिट जो है वो जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम इज द एसआई यूनिट। द वैल्यू ऑफ एल आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। लेटेंट हीट की वैल्यू प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है, जैसे हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिपेंड करते हैं। इट्स वैल्यू इज यूजुअली कोटेड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एसटीपी पर। The latent heat for a solid liquid state change is called the latent heat of fusion। उसको हम कहेंगे latent heat of fusion और L subscript F से दिखाएंगे। And that for a liquid gas state change is called the latent heat of vaporization, और उसको हम L subscript V से दिखाते हैं। ये वैल्यूज टेबल में दी होती है, आपको पहचानना होता है सबस्क्रिप्ट से कि V लगा हुआ है या F लगा हुआ है। F stands for fusion और V stands for vaporization। These are often referred to as the heat of fusion and the heat of vaporization, ऐसा बोल देते हैं हम। A plot of temperature versus heat energy for a quantity of water is shown in figure 11.12। The latent heats of some substances, their freezing and boiling points are given in table 11.5। वो हम देख चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं इस ग्राफ की। 11.12 यह है टेम्परेचर वर्सेस हीट फॉर वाटर एट 1 atm प्रेशर। तो इधर हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर हीट देने पर टेम्परेचर किस तरह से बढ़ेगा पानी का, वो हम यहां से समझ सकते हैं। शुरू में ये सॉलिड है आइस, सॉलिड आइस को जैसे जैसे हम गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री पर मेल्टिंग पॉइंट पर हम पहुंचे, यहाँ टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है आइस का, और 0 डिग्री पहुंचने के बाद अब आ गया फेज चेंज। जब तक 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी यानी 80 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से जितने भी किलोग्राम बर्फ है उतनी एनर्जी नहीं दे देंगे हम, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब इस रीजन में फिर से सेंसिबल हीट जा रही है, और यहां जाकर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया टेम्परेचर, तो फिर से अब जो एनर्जी दे रहे हैं हम वो फेज चेंज में जाएगी, और कितनी चाहिए 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी यानी 540। अब ये 80 आप याद रख सकते हैं, कैलोरी में याद रखें तो, और एसआई में याद रखें तो जूल पर केजी में आप याद रख सकते हैं। तो 540 किलो कैलोरी पर केजी इतनी एनर्जी चाहिए, और जब सारा का सारा पानी वेपोराइज हो जाएगा तो फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर गैसियस फेज में स्टीम में अब टेम्परेचर फिर से और बढ़ना शुरू होगा विथ फर्दर एडिशन ऑफ हीट, और ऊष्मा देने पर तापमान में और वृद्धि हो पाएगी। सो दिस इज टेम्परेचर हीट एनर्जी कर्व, टेम्परेचर वर्सेस हीट किसके लिए है, पानी के लिए है। ये आपसे बनवाया जा सकता है बच्चों एग्जाम में, सो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस डायग्राम, इसको बनाना आपको आना चाहिए। इससे आगे की बात करते हैं हम। नोट दैट व्हेन हीट इज एडेड और रिमूव्ड ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट,
दे रहे हो या निकल रही है हीट। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, स्टेट जब भी चेंज हो रही है तापमान नियत रहेगा। फिगर 11.12 में हम देख रहे हैं द स्लोप्स ऑफ द फेज लाइंस आर नॉट ऑल द सेम, स्लोप अलग अलग है, which indicates that specific heats of the various states are not equal। ऐसा नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड जाने का यानी फ्यूजन वाली हीट और लिक्विड से वेपर यानी वेपोराइजेशन वाली हीट इक्वल होंगी। These heat will be different। For water, the latent heat of fusion and vaporization are respectively LF 3.33 into 10⁵ जूल पर kg। जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों तो ये आपको वैसे भी रट जाता है। And latent heat of vaporization 22.6 into 10⁵ जूल पर kg respectively। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग आप समझ सकते हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 3.33 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट चाहिए हमें 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसे पिघलाने के लिए। 1 किलोग्राम पानी बनेगा उससे जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। और 22.6 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट चाहिए हमको 1 किलोग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। So steam at 100 degree centigrade carries 22.6 into 10⁵ joule kg more heat than water at 100 degree centigrade। अब यहाँ conceptual question बन जाता है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टीम आपको ज्यादा जला सकती है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी। The question is which will cause more harm, आपको ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टीम। टेम्परेचर दोनों का सेम है। द आंसर इज स्टीम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ दिस मच मोर हीट। So steam at 100 degree centigrade carries 22.6 into 10⁵ joule per kg more heat than water at 100 degree। This is why burns from steam are usually more serious than those from boiling water। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है बच्चों जो आपको समझ में आना चाहिए और एक बार सुनना काफी है। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है कि आप पानी में हाथ डालकर और स्टीम पर हाथ डालकर देखें, नो नीड एट ऑल। इसको मान लीजिए ऐसे, दूसरों के अनुभव से मान लीजिए। एग्जाम्पल 11.4 when 0.15 kg of ice, न्यूमेरिकल है बच्चों, of 0 degree centigrade mixed with 0.3 kg of water at 50 degree centigrade। गर्म पानी में बर्फ मिला रहे हैं in a container, the resulting temperature is, वो हमारे पास है 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पता करनी है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है वाटर की 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेसिफिक हीट इज डिफरेंट फ्रॉम लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट हम पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पढ़ चुके हैं। सो हीट लॉस बाय वाटर अगर वो हम कैलकुलेट करें एम एस डेल्टा थीटा फॉर्मूले से, तो एम एस डब्ल्यू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, और उसमें वैल्यूज रख दी हमने, कितना पानी है 0.3 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पे रखी, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री और इनिशियल टेम्परेचर 6.7 डिग्री। किसका, यहाँ देखिए रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 डिग्री रह जाता है, इनिशियल टेम्परेचर जो था वाटर का 50 था। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अब लिखा एफ है तो ये 6.7 पहले लिखना चाहिए था और 50 डिग्री बाद में लिखना चाहिए था इनिशियल फाइनल। पर हम जानते हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है। इट डजेंट मैटर, आप वैसे भी कर सकते हैं, माइनस लगाकर भी कर सकते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस वो कितनी चाहिए, वो हमें पता है, Q इक्वल टू ml, यानी लेटेंट हीट होगी ये, तो 0.15 kg इंटू LF हमें पता करना है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर टू फाइनल टेम्परेचर वो हमें पता है, तो ms डेल्टा थीटा फिर से यहाँ पे अब 6.7 तक पहुंच रहा है 0 डिग्री से, तो यहाँ तो सही लिखा है ना, यहाँ पे एक माइनस ऊपर जो था वो मिसिंग, यानी ऑर्डर रिवर्स होगा तो माइनस है। तो ये हमने कैलकुलेट की 4206.93। अब अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा हीट है तो डेफिनेटली बर्फ पूरा पिघल जाएगा। अगर ये हीट कम होती इससे तो बर्फ नहीं पिघल पाता, तब आपसे सवाल में पूछा जाता कितना बर्फ पिघलेगा, बर्फ पूरा नहीं पिघल पाता तो टेम्परेचर 0 होता फाइनल, यानी टेम्परेचर जब 6.7 दिया है इट मींस पूरा बर्फ पिघल गया है। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों।
तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हमने यहाँ पर लगाया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अकेला अननोन LF है जो हमें यहाँ से मिलता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, जो कि वेरीफाई हो रहा है किससे, टेबल में जो डेटा दिया है 3.33 था, ये 3.34 आ रहा है। ये हमने सीखा बच्चों इस पे न्यूमेरिकल। लेटेंट हीट को हमने समझा। एग्जाम्पल 11.5 की बात करते हैं 11.4 के बाद। So just look at example 11.5. What does it say? क्या कह रहा है ये? Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degree centigrade kept in a calorimeter to steam at 100 degree centigrade. Oh, दो फेज चेंज इन्वॉल्व है। पहले बर्फ से बनेगा पानी, फिर पानी से बनेगी भाप। तो दोनों लेटेंट हीट काम आएगी हमारे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सारा काम हम कर रहे हैं, तो टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी आइस की। पहले तो बर्फ सेंसिबल हीट लेगी, है ना, पूरा प्रोसेस दिमाग में सोचो। बर्फ सेंसिबल हीट लेगी और 0 डिग्री तक आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। फिर बर्फ लेटेंट हीट लेगी और पानी बनेगा, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अब चाहिए आपको। अब ये पानी सेंसिबल हीट लेगा और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाएगा। फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी लेटेंट हीट लेगा, कौन सी वाली, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, वेपराइजेशन हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट एक थॉट प्रोसेस आपको चलाना है स्टेप बाय स्टेप और यू कैन कैलकुलेट इट। मास ऑफ आइस 3 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस वो इतनी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो भी हमारे पास ही, हमने सब डेटा लिख लिया, गिवन डेटा। Q है heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degree to steam at 100 degree. Q1 heat required to convert ice at minus 12 to 0 degree, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। Q2 heat required to melt ice 0 degree to water, ये Q equal to ml से हमने कैलकुलेट किया। फिर Q3 heat required to convert water 0 से 100, फिर सेंसिबल हीट हमने कैलकुलेट की। एंड फाइनली लेटेंट हीट स्टीम में कन्वर्ट करने की, और टोटल हीट हो गई इन चारों का सम। हमने चारों को जोड़ दिया, व्हाट वी गेट 9.1 10 पर 6 जूल। सो मैंने तो ओरली बता दिया आपको, पर आपको इसे करके देखना है राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, तब फैमिलियरिटी आपकी बनेगी। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर की। टिल देन हैप्पी लर्निंग।